गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चल, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शेयर स्ट्रेंथ का लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे, जो कि आपका ये सेकेंड पार्ट होगा। पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें डील की थी। वहाँ पे फ्रिक्शन एंगल को बताया था, मोहर कूलाम थ्योरी के बारे में बताया था। उसके बाद में ये जो लेक्चर है, यहाँ से जो डेरिवेशन निकल के आएगा फार्मूले का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं अगले लेक्चर में आपको मोहर फेल्योर एनवलप बताऊंगा, तो उसके बारे में सबसे पहले डील करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मोहर फेल्योर एनवलप। फर्स्ट डिस्कस मोहर फेल्योर एनवलप। इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन क्या है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मोहर फेल्योर एनवलप। तो इसको पहले एक बार डील कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे पूरी कहानी बेस्ड ऑन है, पूरे चैप्टर में ये बहुत बार आएगा, इसलिए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमारे अगले वाली चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। चल, इट कैन बी शोन दैट shown that if a series of Mohr circle are drawn corresponding to Mohr circle are drawn corresponding to different test। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, different test carried out on different specimen अलग अलग स्पेसिमेन पे क्या किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, और अलग अलग टेस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट टेस्ट कैरीड आउट डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ अ सॉइल up to failure then a common tangent drawn on this circle, खींची जाती है, एक कॉमन टेंजेंट खींची जाती है, drawn on these circle represents a failure envelope, इसलिए इसका नाम पड़ता है मोहर फेल्योर एनवलप। ओके, दूसरा पॉइंट मेंशन करता हूं, स्ट्रेस पॉइंट प्लॉटेड बिलो द फेल्योर एनवलप। अगर फेल्योर एनवलप के नीचे अगर कोई पॉइंट आपका लाई करता है, दिस रिप्रेजेंट द सेफ कंडीशन, एनवलप विल represent safe condition
कंडीशन। तो इस चीज़ को मैं ड्रा कर देता हूँ डायग्राम के फॉर्म में, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं। पहली बात तो ये कि वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं शियर स्ट्रेंथ को, ठीक है। वाई एक्सिस पे रहता है शियर और यहाँ पे रहता है नॉर्मल, ओके। बिकॉज ऑफ नॉर्मल को एक्स एक्सिस पे इसलिए रखते हैं बिकॉज ऑफ कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगी तभी जाके शियर डेवलप होता है, अन्यथा पहले से डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए मोहर सर्किल बनाते हैं। सपोज दैट एक ये मोहर सर्किल बनाया, उसके बाद में इस तरीके से ड्रा किया, कुछ इस तरीके से आपका मोहर सर्किल बन के आता है। फिर एक कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रा करते हैं। कॉमन टेंजेंट आपकी सपोज दैट दिस इज दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। एक कॉमन टेंजेंट हम लोग खींचते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैं बना दूंगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो डिफरेंट स्पेसिमेन लिए गए, उसको टेस्ट किया गया। हो सकता है ये एक और एक स्पेसिमेन नंबर 1, स्पेसिमेन नंबर 2, स्पेसिमेन नंबर 3, सब पे टेस्ट किया गया और देखा गया कि मोहर सर्किल का इस तरीके से बन के आते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड सी। ये जो वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड सी, और इसको बोलते हैं, इस वाले चीज़ को थोड़ा सा ऊपर से बनाऊंगा ताकि टच करते हुए दिखाई पड़े, ठीक है, इस तरीके से। तो देख रहे हो कि मैंने एक कॉमन टेंजेंट बनाई जो कि मोहर सर्किल को क्या कर रही है, टच करे। तो इसे बोलते हैं मोहर फेल्योर इनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोहर फेल्योर इनवलप। तो इसको नाम दे दिया गया मोहर फेल्योर इनवेलप, मोहर फेल्योर एनवेलप। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ऐसे बहुत सारे डायग्राम आएंगे अभी, तो उनको हम लोग यहाँ पे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोसीजर फॉर ड्राइंग मोहर सर्किल, फॉर ड्राइंग मोहर सर्किल। मोहर सर्किल को ड्रा करने के लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर होना चाहिए ताकि हम लोग ड्रा कर सके, ठीक है। ये चीज़ आपने सोम में भी पढ़ी होगी, बट मैं फिर से यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्या है हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं उनको देखते हैं। सपोज दैट एक एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट, दिस इज द एलिमेंट। इस पे आपकी जो स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, सपोज दैट दिस इज द सिग्मा वाई, जो वर्टिकल है दिस इज कॉल्ड सिग्मा वाई, दिस इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, दिस इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, ठीक है। ये सारी कहानी दे रखी। उसके अलावा आपको वैल्यू दे रखी है शियर स्ट्रेस की। क्या यहाँ पे जो काम कर रही है जिसने वैल्यू दे रखा है, हाउ मच दिस इज टेकन एज टाउ, दिस इज कॉल्ड टाउ। और दे रखा है आपको दिस वैल्यू आल्सो गिवन, ये दे रखा है। तो अगर शियर काम करती है तो ये भी हमने लिख दिया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं उसको मैं मेंशन कर देता हूँ, साइन कन्वेंशन। क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन अलग है एज कम्पेयर टू सोम, क्योंकि सोम में ज़्यादातर टेंसाइल से ज़्यादा डील करते थे, बट सॉइल में आप देखोगे कि जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे हर जगह पे कंप्रेसिव है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंप्रेसिव को मान के चलते हैं, क्या यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये होगा कि अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू लेनी है तो उसको हम क्या कंसीडर करें। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, पहला कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम लोग मान के चलेंगे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और दूसरा है आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस इज इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ पे टेंसाइल को क्या मानोगे, नेगेटिव, वहाँ पे क्या मानते थे, पॉजिटिव। तो ये तो अपने साइन कन्वेंशन पे उसको आप मान सकते हो। दूसरा शियर का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शियर। ये एलिमेंट बनाया मैंने छोटा सा, ये पॉजिटिव होगा अगर ये इस तरीके से डायग्राम आएगा, दिस इज शियर। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आप देख सकते हो इस फेज की जो शियर स्ट्रेस होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे। बट आपका सोम में जाओगे तो अलग हो जाएगा, सोम में अलग हो जाएगा, हम यहाँ का साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ नेगेटिव, इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया,
इसको मैं लिख देता हूँ नेगेटिव शियर, ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव शियर। तो ये हो जाता है साइन कन्वेंशन। मोहर सर्किल ड्रा करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपका इस तरीके से राइट साइड फेस में होगा, अपवर्ड होगा तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और ये डाउनवर्ड होगा राइट साइड में तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को, ओके। चल, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मोहर सर्किल को ड्रा करना है, पहले मैं इन चीज़ों को रफ करता हूँ, पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं मोहर सर्किल ड्रा करना बताता हूँ। क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके कारण आप मोहर सर्किल यहाँ पे ड्रा कर सकते हो। मोहर सर्किल के रेडियस कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डील करने वाले हैं। चल, तो पहले मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मेरे को और सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप करना है। तो एक बार मोहर सर्किल ड्रा कर लिए, उसके बाद हर जगह हमको आसानी हो जाएगी, ठीक है। चल, आगे बढ़ते हैं। आज कुछ फार्मूले हम लोग डराइव करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे फार्मूले होंगे जिसपे पूरी सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे आपको ये टॉपिक तो भी रहेगा, उसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो भी इस पर बेस्ड ऑन होगा। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा हमको यहाँ पे डील करना है। चल, हम लोग ड्रा करेंगे मोहर सर्किल। मोहर सर्किल के लिए क्या क्या ज़रूरी है, रेडियस ज़रूरी है, और क्या क्या ज़रूरी है, सेंटर ज़रूरी है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं सारी चीज़ें, आपको क्या क्या दे रखा है रेडियस और सेंटर से। चल, ये है आपका मोहर सर्किल। सो में नहीं पढ़ा होगा तो आज सीख जाओगे, ठीक है। मोहर सर्किल में देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बता दें अपने नोटेशंस जो भी हम लोग मानने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। दिस इज द, मैं यहाँ पे टाउ मानूंगा, वहाँ पे भी टाउ मानते थे सो में, यहाँ पे इसको नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। चल, इसको बोलते हैं नॉर्मल टू, दिस इज नॉर्मल टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और ये जो है इधर अगर नेगेटिव साइड में जाओगे, नॉर्मल टू माइनर प्रिंसिपल प्लेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे शियर स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में आपको मिलेगा, ओके। तो देखो मेरे पास जो स्ट्रेसेस हैं, एक तो सिग्मा 1 है, एक तो सिग्मा 3 है। तो मेरे पास एक तो देखो सिग्मा 1 क्या था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 3 क्या था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखो मेजर इसलिए बोलते हैं बिकॉज अब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, माइनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। तो देखो मेजर है तो सपोज दैट ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से मान लेते हैं कुछ देर के लिए समझने के लिए मेजर की वैल्यू 50 है, तो मैं मान लेता हूँ कि 50 की वैल्यू कुछ यहाँ पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1। और एक माइनर है जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 20 है या 30 है, तो मैं मान लेता हूँ दिस इज द वैल्यू इज हाउ मच, सिग्मा 3, ठीक। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे को चाहिए सेंटर चाहिए, तो सेंटर आपका इनके बीच में निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर, ओके। या इसके पहले सबसे पहले मुझे चाहिए रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इसके लिए होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड आल्सो टाउ, दिस इज टाउ मैक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। तो इसकी रेडियस आपकी निकल जाएगी। उसके बाद इसने और सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे आपको और सारी वैल्यू देंगे, जैसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सारी कहानी बता रखी, मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, देखिएगा यहाँ पे फिर फर्दर बना देता हूँ। देखो यहाँ पे
ये क्या था, सॉरी कंप्रेसिव था ना, तो इसको कंप्रेसिव बनाओ। दिस इज सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा वाई। ये ऊपर की तरफ, ये एरो इधर। चल अब मेरे को बनाना है, सबसे पहले सिग्मा एक्स को देखना है, जैसे साइन कन्वेंशन माना था वैसे ही मानना है। सिग्मा एक्स कंप्रेसिव, इसको पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अच्छा, सिग्मा एक्स को आपने कंप्रेसिव माना और ये जो वैल्यू थी ये टाउ थी आपकी, क्या थी, टाउ थी। टाउ आप बताओ राइट साइड में अपवर्ड है, इसको क्या मानोगे, पॉजिटिव। मैंने बताया था ऐसे समझना, पॉजिटिव देगा, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट को मेंशन करते हैं, सिग्मा एक्स और टाउ को। मान लिया हमने सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एक्स, किसी एक्सिस पे जा करके कहीं पे भी पॉइंट आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिग्मा एक्स आएगा और टाउ इधर आएगा। मान लेते हैं कोई पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है, तो ये जो पॉइंट है कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे निकल के आए, ये ऐसे, दिस इज़ द वैल्यू। एक मिनट वेट, अच्छे से समझाते हैं, मेरे को ड्रा करना है। तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, देखिए कोऑर्डिनेट आपको सबसे पहले सिग्मा एक्स कामा टाउ चाहिए, दूसरा सिग्मा वाई कामा माइनस टाउ चाहिए, दो कोऑर्डिनेट आपके निकल के आएंगे। तो सबसे पहले देखो सिग्मा एक्स कंप्रेसिव है और कंप्रेसिव को पॉजिटिव माना है, तो कोई वैल्यू है, देखिए सिग्मा एक्स एक्स एक्सिस पे आओगे तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कहीं पे भी आ सकती है, मुझे पता नहीं है, मैं तो बस ऐसे मेजर कर लिया हूँ। यहाँ पे मान लिया आ गई, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट, ये तो सिग्मा एक्स हो गया, मेरे को वाई पे जाना है तो कहाँ जाऊँगा, टाउ पे जाऊँगा। वाई एक्सिस पे क्या है, टाउ है, तो जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, दिस इज़ हाउ मच, कुछ देर के लिए समझने के लिए, मोहर सर्किल के ऊपर आएगा सिग्मा एक्स का मत टाउ, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ओके क्लियर। फिर आते हैं इधर दूसरे साइड में आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं आया तो ये कंप्रेसिव है, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सेस पे आप आए, इस पर आए, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आए, तो सपोज दैट यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, इसको मैं मान रहा हूँ सिग्मा वाई, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी इसको मैं मानना था सिग्मा एक्स कामा 0 और यहाँ पे मानना हूँ सिग्मा वाई कामा 0। बट आप देखो ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जब शियर स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके से क्लॉकवाइज हो और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो तो इसको निगेटिव कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, निगेटिव। जब आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से, क्या हो रहा है कि अगर मैंने डायग्राम बनाया था जिसको साइन कन्वेंशन बताया था, अगर ये इस एलिमेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो आप बताओ कि जो शियर की वैल्यू होगी वो आपको नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ेगा तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा वाई कामा टाउ। तो ये कहानी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। फिर दोनों को ज्वाइन करो, इसको और इसको ज्वाइन करो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे ज्वाइन करोगे वो उसका सेंटर कहलाएगा। थोड़ा सा जगह कम है, इसको ज़्यादा मैंने पहले एक बार ज्वाइन कर देता हूँ सही से, फिर मैं बाद में कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, दिस इज कॉल्ड, इसको मैं बाद में मेंशन कर देता हूँ, सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। कैसे पता चला, ये सिग्मा वाई मैंने डिनोट कर दिया, ये नेगेटिव आएगा, इसने सब कुछ बता दिया मैंने कहानी। अच्छा, उसके बाद में आपको सिग्मा वाई कंप्रेसिव था इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया। अगर सिग्मा वाई टेंसाइल होता तो मैं इस एक्सिस पे इधर आता, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो में उल्टा चलता है, सो में सारी स्ट्रेसेस टेंसाइल होती थी तो उसको पॉजिटिव मानते थे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, इस कोऑर्डिनेट को मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मान लिया। चलो अब मेरे को चाहिए यहाँ पे रेडियस और सेंटर, तो इसके लिए देखो क्या ज़रूरी है, आपके पास यहाँ पे ये जो हो जाएगा दिस इज कॉल्ड डायमीटर, इनको अगर ज्वाइन करोगे डायमीटर, ये सेंटर मान के आपको एक रेडियस मिल जाएगी, ये वैल्यू, इसको मान के एक सर्किल खींच सकते हो। तो ये आप एक आपका सर्किल निकल के आएगा जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज सर्किल। ये एक सर्किल आपका बन के आ जाएगा, मोहर सर्किल इसको बोलते हो। कैसे बना, सबसे पहले सिग्मा एक्स को लिया, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स इस पॉइंट पे सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई, इसको हटाओ पहले समझने के लिए, बाद में लिख दूंगा इसको, पहले सिग्मा एक्स वाई समझा लूँ उसके बाद। तो ये जो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी
ये कोऑर्डिनेट जो आपका कहलाएगा, दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स कॉमा 0, सिग्मा एक्स कॉमा 0। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना हो तो सिग्मा एक्स कामा क्या लिखोगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज टाउ। ये कोऑर्डिनेट है सिग्मा कामा 0 बिकॉज इस किस एक्सिस पे, दिस इज द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 0 रिप्रेजेंट किया। लेकिन जैसे मैंने एक्स चला था उसके बाद मैं वाई में गया, वाई में मैं नेगेटिव गया, इस वजह से इसको टाउ। कैसे नेगेटिव गया, मैंने डायग्राम बना के भी आपको बताया। नेगेटिव साइन कन्वेंशन आ रहा है बिकॉज ऑफ क्लॉक, तो आप कहीं पे भी लोगे तो उससे आपकी सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ये वाला एलिमेंट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा था इसलिए पॉजिटिव कंसीडर किया, और ये वाली जो स्ट्रेसेस हैं टाउ वाली ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। चल, ये कहानी मैंने पूरी क्लियर कर दी। ये रेडियस हो जाएगी मोहर सर्किल की, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। कैसे निकालोगे, देखो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल कैसे निकालोगे। देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ से वैल्यू आपने उठाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड, जो पॉइंट है आपका दिस इज कॉल्ड, कितना वैल्यू दे रखा है, सिग्मा 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1 कामा 0 है। ठीक, और जो ये वैल्यू है दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3 कामा 0 है। ओके, दोनों का डिफरेंस तो पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा ये है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 कामा सिग्मा 3। दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ मोहर सर्किल। अगर मेरे को डाया ऑफ मोहर सर्किल पता चल गया, डाया ऑफ मोहर सर्किल दिस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो रेडियस पता करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, डायमीटर का आधा करो। ठीक है, d/2 दिस इज 1/2 ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ऐसे आप लिख सकते हो। तो हमको पता चल गया क्या, रेडियस भी पता चल गया। चलो, और ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर मुझे चाहिए, सेंटर कैसे निकालोगे, चलो सेंटर पहले देखते हैं। सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को बताना है, देखो ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये आपके पास वैल्यू है सिग्मा 3। ओके, ये अगर आपके पास सिग्मा 3 है और ये आपकी रेडियस है, तो सिग्मा 3 प्लस रेडियस कर दो, सेंटर क्या निकल के आएगा, सिग्मा 3 प्लस रेडियस, और रेडियस आपने निकाल रखा है कितना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करोगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, तो ये सेंटर आपका निकल के आ जाता है। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो निकल के आ गया क्या, ये मैं लिख देता हूँ सेंटर, और इसका कोऑर्डिनेट आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब आपको चलना है वाई कोऑर्डिनेट पे, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसका कोऑर्डिनेट क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कामा टाउ मैक्स। ये जो वैल्यू आती है दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स, दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स। ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ मोहर सर्किल के ऊपर सबसे ऊंचाई पे ये पॉइंट है और सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड निकल के आता है, इसलिए इसको बोलते हैं टाउ मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा वो टाउ मैक्स का फार्मूला निकल के आएगा, जो रेडियस की वैल्यू होगी, बिकॉज ये सेंटर से लेके मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, जितनी आपकी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितनी है, दिस इज हाउ मच रेडियस, और इसकी वैल्यू निकल के आती है क्या। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं सोम के, बट यहाँ सॉइल है इसलिए डिस्कस कर दे रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, चल ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी, क्लियर। चल अब इसमें जो आता है मोहर सर्किल सेंटर भी पता चल गया, सारी बातें पता चल गई। अब एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एवरी पॉइंट, यहाँ पे थ्योरी लिख रहा हूँ थोड़ा सा। एवरी पॉइंट है आसान, जैसे सोम में अगर आपको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा तो सोम में जाकर के एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। एवरी पॉइंट ऑन द देखिए कोई भी सर्किल ड्रा करने के लिए जरूरी है सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। सेंटर रेडियस पता है, चुपचाप यहाँ पे रखो कंपास, उसके बाद में इसको ड्रा कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एवरी पॉइंट ऑन द मोहर सर्किल will represents the state of stress
ऑन सेम प्लेन। अब इस बात को मैं समझा देता हूं जो कुछ लिखा है। देखो, एवरी पॉइंट ऑन मोर सर्किल, चाहे यहाँ पे कंसिडर करो, चाहे यहाँ पे कंसिडर करो, चाहे यहाँ पे कंसिडर, कहीं पे भी ले लो, तो एवरी पॉइंट ऑन द मोर सर्किल विल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन सेम प्लेन। हर सेम मतलब जो भी यहाँ पे पॉइंट आएगा उसका प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर सपोज दैट अगर मैंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है सिग्मा एक्स का टाउ, तो इस पे जो हर पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो, ये जो प्लेन है ना, दिस इज द प्लेन, इस प्लेन पे कौन कौन दो स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स है और टाउ है। तो देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि सिग्मा एक्स इस प्लेन को रिप्रेजेंट करे और टाउ कहीं दूसरे प्लेन का आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, सेम प्लेन का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉल्ड प्लेन। इसका मतलब इस प्लेन पे कौन कौन काम कर रहा है, सिग्मा एक्स कामा टाउ। तो मोर सर्किल पे भी उसी पॉइंट पे आपको सिग्मा एक्स कामा टाउ दिखाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये था, तो ये तो थ्योरी में लिखा था बट मैंने डायग्राम के फॉर्म में भी आपको बता दिया। ओके, दूसरा पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस ज़्यादा है, उधर थोड़ा स्पेस कम लग रहा है नीचे लिखने में। ये तो आपने पढ़ रखा, नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ, जो कि आपको उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मिल जाएगा। क्या है, द प्लेन ऑन विच, द प्लेन ऑन विच, ये वही पॉइंट है जो सोम में पढ़ा था, द प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेसेस आर जीरो, शियर स्ट्रेसेस आर जीरो, वो प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं उस प्लेन को क्या बोलते हो, दिस प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। तो द प्लेन ऑन विच द शियर स्ट्रेसेस आर जीरो are called principal plane, comma principal planes and normal stresses and normal stresses on these planes, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन दीज प्लेन, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस नॉट शियर स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन दीज प्लेन इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको भाई, है उसको कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, सोम में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आएगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सारी चीज़ों के बारे में आपको डील करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना, जो कि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग चीज़ों को डील करेंगे आज। तो सबसे पहले ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ें, इसको मैं रफ करता हूँ ताकि मैं अगले सारी चीज़ों को बता सकूँ। आज जो डिराइव करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा आपके लिए, तो उसको एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, अब मोहर सर्किल समझ में आ गया तो सारी कहानी मतलब समझाने में मेरे को भी आसानी रहेगी और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आपको रेडियस पता होना चाहिए और कैसे ड्रा करते हैं, सेंटर कैसे निकला, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने एक बार इसको आपको बता दिया। मोहर फेल्योर एनवलप क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें जो भी कन्फ्यूज़न था आपका वो दूर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सैंड के लिए मोहर सर्किल कैसे ड्रा होता है, सिल्ट के लिए कैसे ड्रा होता है, क्ले के लिए कैसे ड्रा होता है, तो सबके बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट करके मेंशन करते हैं और उसके लिए ड्रा भी कर देते हैं। और फिर सिल्ट के लिए ड्रा करके हम लोग डराइव करेंगे कि इक्वेशन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। पूरी सॉइल मैकेनिक्स उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन है, इसमें जो मतलब शियर स्ट्रेंथ का टॉपिक होगा उस फार्मूले पे चलेगी। तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पे डराइव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चलो मोहर सर्किल फॉर सैंड के लिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा मोहर सर्किल फॉर सैंड। तो सैंड के केस में हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं, क्या निकल के आता है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन है मोहर सर्किल फॉर सैंड। अब सैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोहेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले फॉर मोहर सर्किल, दिस इज मोहर सर्किल
फॉर सैंड। सैंड के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मोहर सर्किल को क्या करना है, ड्रा करना है। चल आप बताओ, जब आप मोहर सर्किल फॉर सैंड के लिए ड्रा करोगे तो इसमें क्या जीरो रखना है। आप बताओ, सैंड में कोई कोहेशन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कोहेशन विल बी जीरो। तो यहाँ पे जब हमारे पास सैंड है तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं कोहेशन लेस सॉइल। कोहेशन लेस सॉइल इक्वल टू सैंड, और ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ कोहेशन इज जीरो, कोहेशन इक्वल टू जीरो, दैट इज सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सैंड में कोई कोहेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हमें मोहर सर्किल ड्रा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए उसको देखते हैं। देखो, अगर आपको मोहर सर्किल ड्रा करना है तो मैं एक एक्सेस बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक। ये आपकी हो गई वाई एक्सेस, दिस इज टाउ, और दिस इज आपकी सिग्मा नॉर्मल, ये देखो, ओके। चलो, अब आपके पास कोहेशन तो है नहीं, तो कोहेशन नहीं है तो इसको हटाओ थोड़ा सा। चल, ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब बताओ, आपके पास कोहेशन तो है नहीं, तो मोहर फेल्योर एनवलप कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। जब सी की वैल्यू जीरो है तो मोहर फेल्योर एनवलप यहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले मोहर सर्किल ड्रा करेंगे। सैंड के लिए उठाओ और सैंड के लिए टेस्टिंग करो। सैंड का टेस्ट किया, वहाँ से हमने देखा कि उस पर कुछ स्ट्रेसेस आई, एक मेजर मिला, एक माइनर मिला। तो सबसे पहले सैंड की टेस्टिंग किया, एक तो आपको माइनर मिल गया और एक तो आपको मिल गया मेजर, ठीक। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, उससे एक सेंटर निकलेगा। तो इससे आप एक मोहर सर्किल ड्रा कर दोगे। दिस इज मोहर सर्किल, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत, डायग्राम को स्केल पे नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका मोहर सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बन गया नीचे वाला पोर्शन, तो इसको भी थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, बट अब सारा सेम हो गया। ये हो गया आपका मोहर सर्किल, ठीक है। चल, अब क्या होना है, इसके ऊपर मोहर फेल्योर एनवलप बनाते हैं। तो यहाँ पे सैंड का केस है, तो वो यहाँ से पास होगा बिकॉज सी जीरो है। अगर सी होता तो यहाँ से हम बनाते। तो आपको देखना पड़ेगा, ये टच करते हुए आप एक मोहर फेल्योर एनवलप, तो इसको बोलते हैं मोहर फेल्योर एनवलप। ये सब कहानी पहले भी समझा चुका हूँ। इस पॉइंट पे देखोगे, इसके नीचे इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड फेल्योर पॉइंट। मतलब ये एक क्रिटिकल प्लेन है जिसपे सारे पॉइंट फेल्योर के दिखाए जाते हैं, ठीक। इसके अंदर सॉइल आपकी सेफ रहेगी। अगर कोई स्ट्रेस का पॉइंट निकल के आता है तो जो डेवलप्ड स्ट्रेस है, अगर इसके अंदर लाई करेगी जो भी पॉइंट होगा तो वो सेफ रहेगी। इसके ऊपर लाई करेगा, फेल कर जाएगा। इसके और ऊपर होगा तो वो आपका इमेजिनरी पॉइंट होगा, उसका कोई मतलब नहीं। ये पता चल गया, ये पता। इसको मैं मानता हूँ दिस इज कॉल्ड बीटा मैक्स। ये वो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी। तो ये पॉइंट आपका हो गया। चल, इसके बाद में मैंने क्या किया, इस पे एक डॉट डॉट करके एक नॉर्मल डाला। टेंजेंट पे, किसी भी टेंजेंट पे अगर आप कोई मतलब कोई भी लाइन खींचते हो तो हमेशा क्या आती है, सेंटर से अगर कोई लाइन डाली जाए टेंजेंट के ऊपर तो हमेशा क्या आती है, नॉर्मल आती है। अगर नॉर्मल आएगी तो ये एंगल बोलो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया। और क्या मेंशन किया इसने, चलो, और जो ये पॉइंट होगा ध्यान से देखिएगा, दिस इज द पॉइंट। ये जो वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स। ये जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट आएगा निकल के, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक। जो पॉइंट होगा ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स, दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स। और जो इसके पहले का जो प्लेन मैंने दिखाया, ये वाला जो प्लेन है, दिस इज कॉल्ड वो टाउ मैक्स सॉइल की मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ होती है। और जो ये पॉइंट रेड कलर से दिखाया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको पहले रफ करो, इस पॉइंट को इधर दिखाता हूँ, दिस इज कॉल्ड
यहीं पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स, इसको टाउ मैक्स बोलेंगे। और नीचे वाला पॉइंट जो है इसको बोलते हैं टाउ एफ एफ। शियर स्ट्रेस जिस समय सॉइल फेल करने वाली होती है, क्रिटिकल कंडीशन में होती है, उस समय जो स्ट्रेस लिखी जाएगी वो जस्ट टाउ मैक्स के कुछ पीछे होगी, थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज टाउ मैक्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और जो टाउ एफ है फेल करने के जस्ट पहले की वैल्यू है एट क्रिटिकल कंडीशन। ये जो एंगल दिया गया है, ये एंगल ध्यान दीजिएगा, जब सोम आपने पढ़ा होगा तो सोम में ध्यान दीजिएगा, जब सोम में अगर कोई एंगल आप, ये एलिमेंट मैं बना के समझा देता हूँ। सोम में अगर जब आपने डेरिवेशन किया होगा तो जैसे एंगल आपने यहाँ से कंसिडर किया, ये फेल्योर प्लेन होता था, तो ये जो एंगल अगर आपने सपोज दैट थीटा सी माना, तो मोहर सर्किल में उसका 2 गुना एंगल मान के चलते थे, मोहर सर्किल में 2 गुना एंगल मान के चलते थे। तो अगर हमारे केस में सॉइल है तो सॉइल के केस में ये फेल्योर प्लेन आया था, अगर ये एंगल आपका थीटा सी है तो मेरे केस में यहाँ पे जो एंगल आएगा वो निकल के आएगा 2 थीटा सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें प्रूफ करनी है, उनको मैं दिखाता हूँ। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ओके, अब ट्रायंगल में लगाता हूँ, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में क्या लगा सकते हो, एंगल निकाल सकते हो। देखो एक बात यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर मैं 2 थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 थीटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बच्चा एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 2 थीटा सी, ये निकल के आ जाता है। ठीक, अब सर पूछोगे सर ये एंगल सर आपने क्यों 2 थीटा मान लिया, मैंने बता दिया आपको सारी कहानी। ये देखो नॉर्मल से ये मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल, यहाँ पे जो स्ट्रेस लिखी जाएगी मेजर प्रिंसिपल। तो आप देखो ये मेजर है मेरा एक्सिस, ये दिस इज कॉल्ड मेजर। मेजर से एंगल कितना लिया है, कितना लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। तो आप देखो यहाँ पे भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है 2 थीटा, बस 2 गुना लिया जाता है मोर सर्किल में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मेजर से कंसिडर कर रहे हैं तो देखो एंगल भी कहाँ से लिया गया, मेजर से ही लिया गया। यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ, चलो दिस इज कॉल्ड मेजर, दिस इज कॉल्ड माइनर। तो सारी बातों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक, चल ओके। और ये है नॉर्मल टू फेल्योर प्लेन, ये जो लाइन मैंने लिखी है नॉर्मल टू, नॉर्मल टू, नॉर्मल टू, नॉर्मल टू फेल्योर। ओके, तो ये लाइन वही है डॉट डॉट वाली जो लाइन आपको यहाँ पे दर्शाई गई। क्लियर, चल अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको डॉट डॉट नीचे प्रोडक्ट करो आप डॉट डॉट करके। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है सिग्मा एन, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसको, सिग्मा एन को। ये कहाँ से निकालेगा, वो वहाँ से निकाला जो आपने फार्मूला सिग्मा एन का पढ़ रखा था, क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 सिग्मा 1। पिछले लेक्चर में बात करें, ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो कि यहाँ पे पुटअप करोगे, वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था, टाउ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ये है एक्स कोऑर्डिनेट सिग्मा एन, वाई कोऑर्डिनेट ये मिल जाएगा, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, इसको अगर मैं अलग से लिखूँ, दिस कोऑर्डिनेट इज सिग्मा एन कामा टाउ निकल के आता है। चलो अब ट्रायंगल ओ ए बी में आ जाओ, मेरे को चाहिए यहाँ पे बीटा मैक्स चाहिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं देखूँ तो मेरे को चाहिए ट्रायंगल ओ बी में एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है 180, बिकॉज ट्रायंगल में सारे एंगल का समेशन कितना होता है 180। एंगल ओ बोलो कितना है 180 माइनस 2 थीटा सी प्लस एंगल बी बोलो बीटा मैक्स है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये कैंसिल करो तो बीटा मैक्स इक्वल टू निकल के आ जाता है
बीटा मैक्स कितना वैल्यू आती है निकल के, बीटा मैक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो 90 प्लस दिस इज यहाँ पे कुछ 180 माइनस 2 थीटा सी, ये भी क्लियर है। बीटा दिस इज आल्सो क्लियर, दिस इज द 90 इजकल टू 180, ये तो क्लियर है आपको, ये उधर जाएगा तो बीटा मैक्स इजकल टू माइनस 90 प्लस 2 थीटा सी, ठीक है। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे थीटा सी, तो थीटा सी लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा सी इजकल टू 90 प्लस बीटा मैक्स 2 थीटा सी, तो थीटा सी 90 प्लस बीटा मैक्स डिवाइड बाई 2 लिखो, आएगा 90 डिवाइड बाई 2 प्लस बीटा मैक्स डिवाइड बाई 2, फार्मूला निकल के आ गया 45 प्लस बीटा मैक्स डिवाइड बाई 2। ऑब्जेक्टिव आपको इस पे मिल जाएगा एग्जाम में, पूछेगा मेजर प्रिंसिपल एक्सेस से जो फेल्योर एंगल या क्रिटिकल एंगल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, बीटा की वैल्यू दे देगा आपको एग्जाम में, 45 प्लस बीटा बाई 2 कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको पता चल गई कि किस पे उसका फेल्योर होता है, नॉर्मल टू फेल्योर प्लेन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, क्लियर है। इसी चीज़ को मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम के फॉर्म में। देखो भाई, ये सारी चीज़ें मैंने डायग्राम के फॉर्म में बता देना चाहता हूँ आपको। दिस इज हाउ मच सिग्मा 1 एफ एट फेल्योर ऑफ डिनोट कर रहा हूँ। अभी तक जनरल कंडीशन चल रही थी, अब मैं फेल्योर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फेल्योर पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज सिग्मा 3 एफ, दिस इज सिग्मा 3 एफ, ठीक है। एंगल अब जब लिखोगे तो ये लिखोगे थीटा सी लिखोगे, ठीक है। इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे, थीटा सी, ओके। चलो, बाकी कहानी सारी पुरानी क्लियर होगी आपको। ये नॉर्मल है, एक बार लिख देता हूँ, दिस इज टाउ, दिस इज रिजल्टेंट सिग्मा आर। ये एंगल क्या था, दिस इज बीटा मैक्स, वही चीज़ लिखी जा रही है। तो आप देख सकते हो जो रिजल्टेंट वैल्यू है और जो सिग्मा नॉर्मल है उसके बीच की जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड बीटा मैक्स। इस डायग्राम में आओ, इस डायग्राम में आओ, ठीक है। बीटा मैक्स किसके किसके बीच में है, देखो सिग्मा नॉर्मल ये मैंने दिखा दिया, ये रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। जो मोहर फिलर इन्वेलप लिखा गया है इसको अगर मैं डिनोट करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर समझना चाहो कुछ देर के लिए, इसको सिग्मा आर लिख सकता हूं, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी इसीलिए इसी पे फेल्योर अकर होता है। इसलिए मोहर फेल्योर इन्वेलप पे इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। बिकॉज ऑफ जो सिग्मा आर होता है, आपने क्या पढ़ा था, सिग्मा आर होता है अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। अब ये वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू और ज़्यादा निकल के आती है। इस वजह से आप देख सकते हो इनका रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो ये निकल के आएगा। ये हो गया सिग्मा एन, वो सिग्मा एन जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नॉर्मली, वो है ये सिग्मा एन यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके। चलो, टाउ वैल्यू मैंने ये रिप्रेजेंट कर दी, टाउ का समथिंग, और ये रिजल्टेंट निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा आर। तो वहाँ पे सिग्मा आर वैल्यू को मैंने मोहर फिलर इन्वेलप के माध्यम से समझा दिया। तो ये कहानी है जो कि यहाँ पे डायग्राम में क्लियर की गई है, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे रेडियस वगैरह तो आपको पता है, बाकी लिखने की ज़रूरत है नहीं। रेडियस क्या आएगी, रेडियस जो होगी, रेडियस जो कि आपके टाउ मैक्स के बराबर होगी, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से सारी चीज़ों को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चल, सारी कहानी मैंने बता दी। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो नोट पॉइंट करके मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। चलो, ये नोट क्या है इसके बारे में लिखा दूँ, जो भी मैंने बताया उसी को नोट के फॉर्म में मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि यहाँ पे जो भी बोला गया है उसको थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल मेंशन कर देता हूँ। तो फेल्योर विल अकर, फेल्योर विल अकर ऑन दैट प्लेन in which failure will occur on that plane, उस प्लेन पे अकर करेगा जहां पे, that plane in which shear stress
lies on, ध्यान दीजिएगा, lies on or above the molar, above the molar failure envelope, molar failure envelope, या तो उस पे लाई करे या उसके ऊपर लाई करेगा, तो वो जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड फेल्योर पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोहर फेल्योर। तो या तो इसके ऊपर लाई करेगा या इस पे, इसके ऑन द बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑन द, लाई ऑन या इसके ऊपर, सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, फेल्योर पॉइंट। जो भी स्ट्रेस इसके नीचे निकल के आएगी उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या रहेगी, सेफ निकल के आएगी। तो इस टेंजेंट के नीचे ये पॉइंट है सेफ रहेगा, ये पॉइंट सेफ रहेगा, ये पॉइंट सेफ रहेगा, ये सारे पॉइंट क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चल, तो ये बात मैंने बता दी, मोहर फेल्योर एनवलप, देन सच कंडीशन रिप्रेजेंट द स्टेबल कंडीशन, देन सच कंडीशन represents stable कंडीशन। ओके, तो ये कहानी मैंने यहाँ पे सारी आपको क्लियर कर दी। अब एक काम करिए, आप पहले इसको कॉपी करें, उसके बाद में हम सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको अभी तक डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहले आप इसको कॉपी कर लें, उसके बाद में सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ डेरिवेशंस हैं जिनको हमको अभी यहाँ पे डील करना है। पहले आप इसको लिख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें सोम की हैं इसलिए डील कर रहा हूँ। आगे बढ़ें, चलो। ये तो हमने बनाया था सैंड के केस में, अब एक बार ड्रा करते हैं क्ले के केस में। तो क्ले के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में सिल्ट का ड्रा करके और सारे डेरिवेशन कर देंगे आपके लिए। वो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलो जस्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर और है थोड़ा सा वो है, बाकी सब में जो है ना आगे के जो पॉइंट्स रहेंगे इससे रिलेटेड रहेंगे, इसीलिए इस टॉपिक्स को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर अच्छे से टाइम नहीं दोगे तो फिर आगे सारी चीज़ों में क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे पहले से इतना टाइम दे देते हैं ताकि सारी क्लियरिटी हमारी यहाँ पे निकल के आ जाती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, इन केस ऑफ सैंड। दूसरा पॉइंट है जो पहले अभी डिस्कस किया था, एक पॉइंट मैंने लिखा था, दूसरा नोट करके है। इन केस ऑफ सैंड, इन केस ऑफ सैंड एंड सिल्ट shear strength of soil, shear strength of soil, shear strength of soil that is जो टाउ एफ एफ था, जो मैंने डायग्राम में दिखाया था, टाउ एफ एफ एट फेल्योर क्या था, लेस था टाउ मैक्स से, लेस देन टाउ मैक्स, ओके, लेस देन टाउ मैक्स। बट इन केस ऑफ the soil
but in case of clays, क्ले के केस में क्या होता है कि जो टाउ एफ एफ होता है वो इक्वल होता है टाउ मैक्स के बराबर। अब ऐसा क्यों होता है, अभी उसका रीजन समझ में आ जाएगा। इन क्लेज फेल्योर, फेल्योर प्लेन will be plane of tau max in case of clays, ठीक है। यहाँ पे in clays फेल्योर प्लेन will be plane of tau max which found horizontal failure envelope, horizontal Mohr failure envelope, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ओके, चल तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्या है कहानी, इस सारी कहानी को मैं मेंशन कर देता हूँ। जो भी बताया सारी कहानी को मैं यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में मेंशन कर देता हूँ। सपोज दैट पहले यहाँ पे जो भी कंडीशंस हैं, मान लेते हैं कि एक इस तरीके से मोहर सर्किल बना है, दूसरा मोहर सर्किल आपका ये बना है, और आपने क्या किया, इस पर ये टेंजेंट खींच दिया इस तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोहर फेल्योर एनवलप। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ पे सपोज दैट दिस इज फाई, दिस इज सपोज दैट सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 3। मान लेते हैं कि ये दिस वैल्यू इज सिग्मा 3 डैश, और ये जो है मेजर है सिग्मा 1 डैश, ठीक है। ये एक सर्किल आपने इस पे बना है, एक ये दूसरा आपने बना है। तो आप क्या देखोगे कि जहाँ पे ये जो पॉइंट से ये सर्किल जो आपका फेल्योर कंडीशन में आएगा, ये फेल कंडीशन में रहेगा, और ये जो रहेगा सेफ रहेगा, बिकॉज मोहर फेल्योर एनवलप जो भी वैल्यू रिजल्टेंट निकल के आ रही थी, एक्चुअली था क्या, कुछ नहीं था, दिस इज रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट अप्लाइड वैल्यू क्या थी, जो रजिस्टिंग वैल्यू से क्या है, कम है। तो ये जो मोहर सर्किल है, ये जो इसमें मोहर सर्किल जो हम लोग डेवलप करते हैं, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू है। अगर इसको टच कर जाता तो ये सॉइल भी फेल हो जाती, इसको टच करके ये फेल कर जाएगी। तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट है तो इसको भी फेल्योर बोलेंगे, फेल बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेल्योर, दिस इज कॉल्ड सेफ। अगर कोई यहाँ पे भी इमेजिनरी सर्किल निकल के आता, ये पॉइंट अगर होता, तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट है। अगर आपका कोई भी पॉइंट यहाँ तक लाई कर रहा था, इसके अलावा अगर कोई पॉइंट ऊपर निकल के आ जाता, मतलब रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा निकल के आ रही, तब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी फेल्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी मोहर फेल्योर, इमेजिनरी मोहर फेल्योर, इमेजिनरी मोहर सर्किल बोल सकते हो, इमेजिनरी, या तो इसको इमेजिनरी पॉइंट बोल दो, बेटर रहेगा। ये कोई पॉइंट होता ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। चल, तो ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको बता दी। आप देखो, आपको जो ड्रा करना है क्ले के केस में मोहर सर्किल फॉर क्लेस, तो उसके लिए मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन क्या रहेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन रहेगी। कैसी रहेगी, दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब मोहर सर्किल फॉर दूसरा, मोहर सर्किल फॉर क्लेस, मोहर सर्किल फॉर क्लेस। क्ले के केस में कैसा होगा, तो क्ले के केस में अगर मैं ड्रा करूं, तो आप बताओ क्ले के केस में फाई तो आएगा नहीं, सी की वैल्यू ये आएगी। तो मान लेते हैं कि मोहर सर्किल आपका इस तरीके से है, आपका मोहर सर्किल कुछ इस तरीके से, इस पर कॉमन टेंजेंट आप खींच दीजिए, तो ये आपका निकल के आता है मोहर सर्किल। दिस इज कॉमन टेंजेंट, दिस इज
ये मोहर सर्किल है आपका, ठीक है। मान लेते हैं दिस इज वैल्यू सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 3, इसको मान लेते हैं सिग्मा 1 डैश, इसको मान लेते हैं सिग्मा 3 डैश, ठीक। ये जो ड्रा करोगे आप, दिस इज कॉल्ड मोहर सर्किल। और ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा एक्चुअली है, आप देखोगे कि यहाँ पे फाई तो होगा नहीं, बिकॉज आप ये क्या है, ये आपके एक तरीके की क्ले सॉइल है, और क्ले सॉइल में कोहेसन होता है। तो दिस इज कॉल्ड मोहर फेल्योर इनवलप, जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा, मोहर फेल्योर। अभी सारी कहानी अगली चलने वाली है मोहर फेल्योर इनवलप, ठीक है। तो ये आपका मोहर फेल्योर इनवलप है जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस में हॉरिजॉन्टल रहेगा, किस में इंक्लाइंड रहेगा। आने दो, अभी हम लोग ट्राई एक्सेल टेस्ट करेंगे ना, पूरी कहानी फिर से बनानी पड़ेगी, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़ों को। यहाँ पे बस इतना समझ लो कैसे बनना है, सैंड के केस में कैसे बनेगा, सिल्ट के केस में कैसे बनेगा। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है वो आपका हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है आपका। तो ये जो थी आपकी, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज शियर स्ट्रेस। अब फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 को हम लोग मान के चलते थे सिग्मा 1 फेल्योर, और जो सिग्मा 3 था उसको हम लोग मान के चल रहे थे सिग्मा 3 फेल्योर। बस ये बार बार एफ ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग परेशानी में रहते थे, सिंबल ज़्यादा यूज़ करते कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए हम लोग सिग्मा 1 एफ को मान के चलते हैं सिग्मा 1, सिग्मा 3 एफ को मान के चलते हैं सिग्मा 3। तो इस बात को अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी आने वाली है, अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के, मतलब अपना कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा कर लो, क्योंकि अब जो डिराइव करने जा रहा हूँ वो पूरे शियर स्ट्रेंथ को कवर करेगी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चल इसको रफ करते हैं, और क्योंकि अब जो डेरिवेशन आ रहा है वो थोड़ा सा पूरा डेरिवेशन है, उसमें टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, बस 15 मिनट आप दे दो और 15 मिनट में हम आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट आपके और चाहिए मेरे को। चल आगे बात करते हैं, मोहर सर्किल फॉर सिल्ट के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? मोहर सर्किल फॉर सिल्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो इक्वेशन निकल के अभी आएगी, एक जनरल इक्वेशन हम इसलिए प्रूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, अगर मेरे को जनरल इक्वेशन पता होगी ना तो मैं सिल्ट के लिए भी निकाल लूँगा, सैंड के लिए भी निकाल लूँगा, क्ले के केस में निकाल सकता हूँ, सबके केस में निकाल सकता हूँ। तो एक जनरलाइज इक्वेशन प्रूफ करूँगा जो कि आपकी सिल्ट होगी। सिल्ट में कोहेसन भी रहता है, सैंड मतलब फ्रिक्शन भी रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। तो एक डेरिवेशन कर लूँगा, उसके बाद में आपको सैंड के लिए चाहिए तो सैंड के लिए सी 0 कर देना, कोहेसन 0 कर देना, और जब आपको कोहेसन के लिए चाहिए तो फाई 0 कर देना। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। चल चलो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। डेरिवेशन फॉर मोहर सर्किल। चलो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। मोहर सर्किल फॉर सिल्ट, मोहर सर्किल फॉर सिल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 5 स्टार हम लोग दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ये सिल्ट है तो सिल्ट में बताओ कोहेसन रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो कोहेसन अगर रहता है तो इसका मतलब मोहर सर्किल हमको ड्रा करना पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? नॉर्मल। वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं? टाउ। चल ये जो लाइन खींची मैंने वाई एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड सिग्मा एन, दिस इज कॉल्ड टाउ, शियर। ठीक, एक मोहर सर्किल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे रेडियस वगैरह लेके नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल मोहर सर्किल ड्रा करूँगा, समझना है हमको। हाँ, कोहेसन आएगा तो ध्यान रखिएगा ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये लाइन जो भी मोहर फैले और इनवलप आएगा ओरिजिन से नहीं जाएगा, वो सैंड के केस में जाता है। अभी इस क्ले के लिए बनाया था ओरिजेंटल जाता है, तो इसमें कहीं पे दोनों के बीच जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। ये तो पहले से मैं इसको थोड़ा ड्रा कर देता हूँ ताकि मेरे को मोहर सर्किल बनाने में आसानी रहेगी। हालांकि बाद में ड्रा करना चाहिए था, चलो या तो पहले मोहर सर्किल बना देता हूँ।
ये है आपका मोहर सर्किल। ठीक है, बन गया डायग्राम एक बार में तो सही है, नहीं तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता, बार बार डायग्राम में क्लियर नहीं हो रहा। ये है आपका मोहर फिल। अब इस पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं हम लोग। चलो, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, दिस वैल्यू इज सिग्मा 1 कामा 0, दिस वैल्यू इज सिग्मा 3 कामा 0। ये इसका सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बोलो? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 0। कैसे आया अभी बता देता हूँ। देखो भाई, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, इसको नीचे मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़ को। देखो भाई, यहाँ पे आपको पता क्या है, ये जो वैल्यू मैं प्रोजेक्ट करके लिखने जा रहा हूँ, ये जो वैल्यू डायमीटर तो आपको पता हो जाएगा। ये जो वैल्यू कहलाएगी दिस इज सिग्मा 1 माइनस 3, ये पूरा डायमीटर हो जाएगा मोहर सर्किल का। देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ तक सिग्मा 3 है, पूरी सिग्मा 1 है। अगर मैं सिग्मा 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बचा हुआ क्या होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ये मोहर सर्किल का डायमीटर है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेके क्या है? डायमीटर है। उसका हाफ कर दोगे क्या निकल जाएगा? रेडियस। तो दिस इज रेडियस। ठीक, अब एक काम करो, इस पर एक मोहर फेल्योर एनवलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोहर फेल्योर एनवलप। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया, थोड़ा सा डायग्राम जो है ना और नीचे से लाना चाहिए ताकि और क्लियरिटी आ जाए आपको। पहले इसको यहाँ से ड्रा करता हूँ। वेट ऐसे ही बना लेते हैं समझने के लिए, ये टच करते हुए जा रहा, बस इतना समझ लेना। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा फर्दर मैं ऊपर की तरफ खींचता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, बस ये समझ लें। ठीक है, ये टच ही कर रहा है अप्रॉक्सीमेट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की वैल्यू मैं डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज सेंटर, इसको मैं ओ मानूंगा, ओ। इससे एक नॉर्मल डालूंगा इसके ऊपर, दिस इज नॉर्मल, ये मिल जाएगा इस पर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, या थोड़ा सा इधर बढ़ा लो, ये नॉर्मल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस वैल्यू इज नोन सी, कैपिटल सी मानूंगा। चल, और क्या आपको पता है? चलो, ये वैल्यू देखो कितनी आएगी। अगर ये रेडियस है, देखो ये अगर रेडियस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेडियस। हर जगह पॉइंट जो कहलाएगा वो रेडियस ही कहलाएगा। ये ओ नाम दे दिया, सबका नाम अलग अलग दे देते हैं। ओ दे दो इसको, ओ के बाद में मैं इसको ए दे देता हूँ। ठीक, ओ के बाद ये बी हो गया, ओ ए बी हो गया, और नाम दे देते हैं, ये सी नाम दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। ठीक है, और बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आप बताओ, यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को फाई एंगल मानता हूँ, दिस इज कॉल्ड फाई। ठीक, और क्या पैरामीटर्स दिए हैं सबको मेंशन कर देता हूँ, एक बार अच्छे से मेंशन कर दूंगा तो फिर ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। चलिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी कंसिडर की गई है, दिस वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है इसको देखता हूँ, दिख रहा है कि नहीं आपको? पता नहीं, दिखना चाहिए वैसे ग्रीन कलर, थोड़ा कम दिख रहा होगा तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन से हटाता हूँ, बिकॉज ग्रीन कलर कम दिखता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं जो है ना ब्लू से ही डिनोट कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड थीटा एफ। ओके, चलो, इसको बोलते हैं फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल लिया गया है उसको मैं कंसीडर कर देता हूँ। अभी सारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दूंगा। ये जो एंगल है इसको प्रूफ कर दूंगा कि कैसे ये 2 थीटा एफ आता है, मैं प्रूफ कर दूंगा, परेशान मत हो। इस चीज़ को मैं प्रूफ करके ही लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। पहले ऐसे एंगल मान लेते हैं, जिसको हम लोग थीटा सी अभी प्रूफ किए थे, वो निकल के आएगा यहाँ पे, जिसे 2 थीटा सी माने थे, यहाँ पे निकल के आएगा 2 थीटा एफ। अब प्रूफ करूँगा कि 2 थीटा एफ आया कैसे, यहीं से प्रूफ कर दूंगा, परेशान मत हो, थोड़ी देर थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद में ये जो वैल्यू है, ये सारी कहानी मैंने लिख दी, ये तो आपको क्लियर हो गया। आगे जो पैरामीटर है उनको मैं मेंशन कर देता हूँ।
ये जो लाइन खींची गई है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू फेल्योर प्लेन। देखो ये फेल्योर प्लेन है, ये है नॉर्मल टू फेल्योर प्लेन, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल टू क्या है, फेल्योर प्लेन है, तो ये वो रिजल्टेंट वैल्यू है उसके क्या है, ये नॉर्मल है। जैसे मैं अभी रिजल्टेंट वैल्यू आपको कई बार दिखा चुका हूँ, तो उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो जैसे अभी आपको कुछ देर पहले मैंने दिखाया था ये सारी वैल्यूज़ को, ये आपका निकल के आया था, ये नॉर्मल आया था निकल के, ठीक है, ये सीयर निकल के आया था टाउ, ये आपका रिजल्टेंट निकल के आया था, दिस इज कॉल्ड सिग्मा आर, ठीक है। अब ये सिग्मा आर आपका ये रिजल्टेंट वैल्यू दिखा रहा है, इसके नॉर्मल आपको खींचना पड़ेगा, जो ये वैल्यू आएगी वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू। ओके, सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, बाकी इस इक्वेशन में है कुछ नहीं। देखो ये सारी कहानी मैंने बता दी, अब हम आपको समझाते हैं। ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल कौन सा लगाएं, ट्रायंगल ओ, या ऐसा बोल सकते हो ट्रायंगल ओ बी, ए ओ बी बोल देते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी। चलो बोलो साइन थीटा या साइन फाई क्या होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन फाई, ठीक है, इसमें साइन फाई ही मान के चलते हैं। तो बताओ साइन फाई क्या लगा सकते हो। ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ओ बी ए। अब इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर तो ये वाला हो जाएगा, और बेस इसके लिए ये वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, दिस इज बेस ए बी, और इसका हाइपोटेनस जिसको कर्ण बोलते हो, दिस इज कॉल्ड ए ओ। तो साइन फी लिख सकते हो क्या, ओ बी अपान ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए ओ, या ओ ए बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चल अब हम लोग क्या करते हैं, ओ बी देखना क्या है। ओ बी एक तरीके की रेडियस है, ओ बी इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। और इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, रेडियस को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो 2, बिकॉज देखो ये अगर डायमीटर है तो उसका आधा कर दोगे क्या ले आ जाएगा, ये रेडियस, बिकॉज अब डायमीटर कितना है, डायमीटर क्या है, डायमीटर है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है, तो रेडियस क्या लिख सकते हो, उसका हाफ सिग्मा 1 माइनस 3। ये सब सोम में भी पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये रेडियस आपको पता चल गई, क्लियर। चल अब सारी कहानी देखते हैं। अब आप बताओ, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में क्या लिख सकता हूँ, tan फाई, बिकॉज मेरे को ये लेंथ की ज़रूरत है इसलिए tan फाई लगा रहा हूँ। तो tan फाई होगा सी डी अपान ए सी, tan फाई इजकल टू सी डी अपान ए सी। बोलो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सी डी क्या है, सी है, सी डी है सी अपान ए सी, दिस इज tan फाई। तो मेरे को ए सी मिल गया क्या, सी इंटू कॉट फाई, ये ऊपर चला जाएगा, 1/10 क्या होता है, कॉट फाई के बराबर हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाता है ये। अब चलो सारी कहानी आपको पता है, आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन फाई इजकल टू, वो भी आपको पता चल गया, बाद में रखते हैं, क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप ओ ए लिख रहे हो, ओ ए होगा क्या, देखना ओ ए इजकल टू, मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे, ओ ए किसके बराबर होगा, ए सी प्लस ओ सी के बराबर, ओ ए होगा ए सी प्लस ओ सी के बराबर। अच्छा ए सी कितना आपने निकाल लिया, ए सी आपने निकाला सी कॉट फाई, तो मैं मेंशन करूँगा सी कॉट फाई प्लस ओ सी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ओ सी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी क्या, जो भी सेंटर निकल के आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। कैसे आया, देखो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू आपको पता है, सिग्मा 3 आपको पता है, और ये है बची हुई वैल्यू जो है रेडियस है, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, रेडियस है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ओ सी चाहिए तो मैं सिग्मा 3 में क्या ऐड कर दूँ, रेडियस, सिग्मा 3 प्लस रेडियस की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है।
जब सेंटर लिख लेते जीरो इसलिए बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ पे बात करोगे तो अलग कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसने दे रखा है ना, हाँ टाउ मैक्स है, दिस इज टाउ मैक्स। इतना क्लियर हो गया तो बताओ भाई आगे बढ़े। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सी कॉट फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 इजकल टू सी कॉट फाई इंटू साइन फाई प्लस साइन फाई ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, इसको इधर ले आओ 1/2। एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 माइनस साइन फाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इजकल टू 2c, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस फाई डिवाइड बाई साइन फाई, लिख सकते हो। अच्छा साइन फाई एक पहले से, इसको कैंसिल करो पूरा, साइन फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कहानी आ गई। चलो ये काम करते हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 को कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार नहीं लिखूंगा। सिग्मा 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन फाई आएगा, या कहो तो मल्टीप्लाई कर दूँ, कर देता हूँ भाई। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 साइन फाई माइनस सिग्मा 3 साइन फाई इजकल टू 2c कॉस फाई, ये लिख सकता हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, सिग्मा 1 कॉमन ले लेते हैं। तो सिग्मा 1 कॉमन लोगे तो 1 माइनस क्या बन के आ जाएगा, साइन फाई। फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस सिग्मा 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन के आ जाएगा 1 प्लस साइन फाई, बिकॉज माइनस यहाँ पे भी कॉमन है, माइनस और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन फाई इजकल टू 2c इंटू कॉस फाई। चलो भाई, तो सिग्मा 1 इजकल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन फाई, इसको इस साइड लेके आओ, सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई प्लस 2c कॉस फाई। ओके क्लियर है। चलो अब डिवाइड कर देते हैं उस साइड में, तो मेजर सिग्मा 1 इजकल टू दिस इज सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई प्लस 2c कॉस फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। ये फार्मूला आपका निकल के आ गया। ठीक है, इसको लर्न कर सको या दूसरा मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ उसको लर्न कर सको। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला। ये तो जनरल इक्वेशन आई, उसके अलावा मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा क्या, 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। इसको और लिखा जा सकता सॉल्व करके, इसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर 45 प्लस ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ, आपको समय हो तो कर लेना। क्या 1 की जगह लिख देना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा की जगह पे लिख देना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे भी वही कहानी कर देना, फिर कॉमन वगैरह लेना, सबको डिवाइड कर देना कॉस थीटा से, आपको सॉल्व हो जाएगा। तो बट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो परेशान नहीं होना है, या इसको खोलोगे ओपन करोगे सब आ जाएगा। तो दूसरा हम लिख सकते हैं, दूसरी वैल्यू है, ये जो रिजल्ट आया आपके पास, दिस इज कॉस फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। इसकी वैल्यू निकल के जो आती है, दिस इज हाउ मच, ये वैल्यू जो आपकी निकल के आती है, ये कितनी निकल के आती है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दिस इज tan 45 प्लस समथिंग करके निकल के आ जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो अदर वैल्यू निकल के आती है इसको लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करने पे निकल के आता है tan
45 प्लस 5/2। कैसे प्रूव कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। यहाँ पे वही कहानी फिर से लगानी पड़ेगी, बट ज़रूरत ही नहीं है। इसमें अगर आप tan a प्लस बी लगा देना, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b से सॉल्व करोगे तब भी आंसर निकल के आ जाए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ। दिस इज सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस बाई 2 प्लस 2c tan, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं मेंशन कर देता हूँ, प्लस आपको ये वाली इक्वेशन सबसे ज़्यादा याद करके रखना है, tan 45, तो tan 45 प्लस क्या हो जाएगा 5/2। ओके, चल, तो इस इक्वेशन को आपको याद करके रखना है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सिग्मा 1 इजकल टू, नई इक्वेशन निकल के आ गई, tan स्क्वायर, सबसे ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ये इक्वेशन अगर आपको याद रहेगी तो सारा काम हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन सी इक्वेशन? दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कोई भी केस हो सकता है, सैंड हो सकती है, जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्या है? सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 2-4 बार खुद से लिखोगे याद हो जाएगी, प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। ये इक्वेशन आपको याद रखनी, बिकॉज आगे जो हम डील करेंगे चैप्टर अपना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका क्या है यूज, मतलब यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चल, दूसरी बात, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिख रहा हूँ मैं। फॉर सैंड, अगर सैंड के केस में देखें, फॉर सैंड, सैंड के केस में c क्या लिखोगे? 0। तो आपका आंसर आएगा सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर, क्योंकि सैंड में कोहेशन क्या होता है? 0 होता है। तो सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर प्लस 45 डिवाइड बाई 5/2। तो ये कहानी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। और जो एंगल था, जो आप अभी पूछ रहे थे सर ये थीटा एफ क्या होगा, तो मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। दिस इज थीटा एफ। इसको मेंशन करता हूँ, इंक्लिनेशन ऑफ फेल्योर प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ फेल्योर प्लेन, फेल्योर प्लेन विथ मेजर प्रिंसिपल, फेल्योर प्लेन विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ आपको और बतानी रह गई थी, वो मैं अप्रूव कर देता हूँ कि सर टू थीटा एफ कैसे है। देखो, एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, आप बताना, अच्छे से सोचना तभी बताना। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी। भाई सर्किल में आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लेके जाओगे सारा रेडियस ही कहलाएगा। तो आपको पता है कि यार रेडियस है, तो आप बताओ ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। जब दो डायमेंशन इक्वल होती हैं, और आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर मान लिया कि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दो एंगल भी समान होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, ठीक है, ज्योमेट्री में। मैं पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी बुकों में आपको लिखा नहीं मिलेगा कहीं पे। तो ये जो फेल्योर प्लेन आपका निकल के आया थीटा एफ फ्रॉम द मेजर से कोई एंगल आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम से समझा सकता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, बाकी तो आप शायद कॉपी कर ही लिए होगे। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को रफ कर रहा हूँ, तो या तो एक काम करते हैं, किसको रफ कर दूँ? हाँ, यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ये चीज़ को मैं बाद में लिख दूँगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं इस चीज़ को समझाना ये चाह रहा हूँ कि मेरे के केस में यहाँ पे ये है सॉइल सैंपल का एक एलिमेंट मैंने बना दिया। दिस इज सिग्मा 1 एफ, ये फेल्योर पे दिखा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने मान लिया है क्या, सिग्मा 1 एफ को मैंने माना था सिग्मा 1, और जो सिग्मा 3 एफ फेल्योर पे माना था उसको मान लिया था सिग्मा 3, बिकॉज बार बार एफ एफ लिखेंगे समझ में नहीं आता। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1 एफ, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3 एफ, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 3 एफ। ये है एंगल आपका, दिस इज कॉल्ड थीटा एफ। ये है, तो देख सकते हो कि वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। दिस इज कॉल्ड मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दिस इज कॉल्ड मेजर
प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से देखो ये भी एक लाइन किसकी है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन की है, जिससे ये इंक्लाइंड किसके ऊपर, थीटा एफ पे है। तो आप देख सकते हो थीटा एफ इसका क्या है, एंगल है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब देखो आपको सारी कहानी मैं यहीं पिक्चर में क्लियर कर देता हूँ। ये थीटा एफ हो गया, फिर बाकी आपने इस पर जो भी दिखाते थे, नॉर्मल दिखाते थे, उसके बाद ये टाउ आप दिखाते थे, उसके बाद ये रिजल्टेंट निकल के आता था, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे थीटा एफ कैसे सारी कहानी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचूँ यहाँ पे, तो ये थीटा एफ आ जाएगा, ये थीटा एफ तो बचा कितना, 90 माइनस थीटा एफ। तो आप देख सकते हो ये जो आपका मोहर फेल्योर इन्वलप है ना, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा रिजल्टेंट बना रहा है, ये है मोहर सर्किल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एक रिजल्टेंट वैल्यू है। क्या है, रिजल्टेंट है। ये भी आपका 90 माइनस थीटा ही बनाएगा। कैसे प्रूफ कर देता हूँ, ये थीटा एफ है तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा एफ। बिकॉज कैसे आया, दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल में, दो साइड्स इक्वल हैं, ये प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो उनके बेस एंगल क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये थीटा एफ हो जाएगा, ये भी थीटा एफ हो जाएगा। ओके, चल, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज, ये टोटल देखो 90 है, तो ये बच्चा एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज रिमेनिंग। मैं लिखता हूँ दूसरे कलर से ताकि आपको क्लियर आए। ये जो रेड कलर से जो बच्चा एंगल है, मैं इसको मेंशन करता हूँ अलग से कहीं पे, दिस एंगल इज मेंशन कर देता हूँ 90 माइनस थीटा है। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो रिजल्टेंट इस लाइन से कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो हमने बनाई फेल्योर प्लेन की, वो भी एंगल क्या बना रही है, दिस इज जो फेल्योर प्लेन की लाइन मैंने बनाई, जो ये है मोहर रिजल्टेंट वैल्यू से कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा। ये रिजल्टेंट वैल्यू है, उससे कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोहर फेल्योर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रिजल्टेंट वैल्यू को। ये आपकी कोई फेल्योर एंगल निकल के आता है। आप समझाता हूँ, देखो क्या होता है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, देखो सपोज दैट कि कैसे समझाऊँ आपको, देखो क्या हो रहा है, ये एंगल थीटा एफ है, ये थीटा एफ है। अब इस चीज़ को समझना आपको कैसे समझोगे, इसको देखते हैं। आपने पढ़ा होगा बहिष्कोण करके, ठीक है, बहिष्कोण का मतलब बाहरी कोण होता है। तो देखो होता क्या है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, और आपको कोई एंगल ये लिखना है, ये एंगल आपको लिखना है। अगर आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो आप ये एंगल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस थीटा। और पूरी लाइन अगर 180 की, तो बचा कितना होगा, 2 थीटा। तो आप एक ट्रायंगल लगाना, तो ये रिमेनिंग एंगल आपको पता चल जाएगा कितना, दिस एंगल इज 180 माइनस 2 थीटा एफ। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा एफ है, तो बचा हुआ कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप आराम से। कैसे, 180 में से अगर मैं 180 माइनस 2 थीटा एफ निकाल दूँ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंगल क्या आएगा, 2 थीटा। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से आता है, ऐसे नहीं लिखा होता है। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो मैंने प्रूफ करके बता दिया कि यार ये भी 2 थीटा है। अब कुछ भी नहीं बता, सबसे पहला कॉमन पॉइंट ये था, रेडियस दो साइड्स बराबर हैं, दो साइड्स बराबर, तो उनके बेस एंगल क्या होंगे, सेम। तो ये बेस उसके लिए, देखिए ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये रेडियस मान लो, ये रेडियस मान लो, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। टोटल में से सब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का समेशन होता है 180, तो बचा एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो ये हो गया। अब पूरी लाइन किसकी होती है, 180 की होती है। तो 180 में से अगर मैं 180 माइनस 2 थीटा सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 2 थीटा। खत्म कहानी। ये तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। तो पूरी पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी, सारी कहानी मैंने समझा दी। ठीक है, इसी फॉर्म को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, साइन के फॉर्म में। एक फार्मूला और निकल के आता है, साइन फाई इजकल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो इसको एक और फॉर्म में लिख दिया जाता है, मतलब tan को कन्वर्ट कर लो साइन में, तो वहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। तो ऐसे भी चीज़ों को डराइव आप कर सकते हो। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कल समझाऊंगा अगले लेक्चर में। तो आज के लिए दीजिए आप लोग इजाज़त, और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सॉइल को बहुत ही अच्छे से डील करेंगे, बस बिल्कुल परेशान नहीं होना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोम की हैं, जो मुझे समझानी पड़ती हैं। अगर नहीं समझाऊंगा तो समझ ही नहीं पाओगे। इसको यहाँ से भी बना के दिखाया, यहाँ से भी समझाया, सारी चीज़ मैंने बताई। ठीक है, तो आपका सोम भी बहुत सारा मोहर सर्किल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।